बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और फिर इसके साथ जो आप तर्जमा तफसीर जो आपको इल्म हासिल हो उस पर अमल भी करते होंगे। अब स्टूडेंट जो है, अब ये कहा गया है कि अब जंगों वाला जो ज़माना जो है वो अब ख़त्म हो गया हुआ है। अब दुनिया के मुख्तलिफ़ कौमों को, मुख्तलिफ़ मुल्कों को ये पता चल गया हुआ है कि जंग का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। वो अलग बात है कि अगर हम वो बिज़नेस की बात करें कि जी जो डिफेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो भी मिलिट्री जो है ये प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही हैं, असला बना रही हैं, उन्होंने ज़ाहिर है कि वो उनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहें तो वो भी तो एक बिज़नेस है ही। अब इस तरीके से आपस में जो किसी कौमों के दरमियान जो है दुश्मनी अगर होगी तो ज़ाहिर है उनको असले की ज़रूरत होगी। ये टॉपिक तो फिर भी ज़ाहिर है मौजूद है। अब इसमें ज़ाहिर है पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये जो पहले कहते थे कि पूरी दुनिया जो है वो जंग में मुलव्वस हो जाती थी, तो अब वो बातें जो है वो ख़त्म ही है। ये पाकिस्तान के हवाले से भी वो जो ऐसी जो इवेंट हुआ था जिसको आगे फिर पाकिस्तान ने पॉजिटिवली इसको रिप्लाई किया, स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात की गई, वो आपने देखा सारा कुछ। लेकिन अब ये है कि इस तरह ही होता है कि जब स्पीडीली वर्क किया जाए और आगे जो है फिर बाद में जो है बचा ही जाता है। तो अब ये जंगें वाली बातें तो ख़त्म हो गई हैं कि अब मुसलमानों को इस तरह जहाद की ज़रूरत हो और जहाद से फिर हम ये मर्तबे हासिल करें, शहीदों के मर्तबे हासिल करें। तो अब ये जब जंगें ख़त्म हो गई हैं तो फिर अब ये फजीलत फिर कैसे हासिल की जाए। शहादत का जो रुतबा जो है ज़ाहिर है ये तो हर मुसलमान जो जिसके अंदर ईमान की सख्ती मौजूद है, ताकत मौजूद है, वो चाहता है। तो कहते हैं कि अब जो है ये उम्मत जो है वो अब ये टर्म्स जो हैं, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे किसी भी जो इल्म है उसकी रूह अता कर। ये टर्म्स जो हैं वो सादा अल्फाज में भी टर्म्स बताई जा सकती हैं, बजाय इसके कि टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किए जाएँ। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इल्म अता कर जो इल्म ऐसा हो जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ मज़ीद से मज़ीद लेके जाए। अब वो कहा जाता है कि हम ये जो जहाद सुगरा से जो हमारी उम्मत जो है आका फरमाते हैं जहाद कुबरा की तरफ चली गई। ये सुगरा छोटे को कहते हैं, कुबरा बड़े को कहते हैं। अब इसका मतलब है कि हम ये कोई बड़ी जंगों की तरफ अगर फ़िज़िकल जंगों की तरह नहीं चले गए, बल्कि अब जो हमारा जहाद जो है पहले से सख्त हो गया है और जो वो जहाद ये शैतान और नफ्स के मुकाबले में है। अब ये एक दुश्मन सामने नज़र आ रहा हो तो वो आसान होता है, उस पर हमला करना आसान होता है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, उसके हाथ में कोई असला वगैरह है तो हमें पता चल रहा है। तो लेकिन अब ये कोई दुश्मन नज़र ना आए और फिर जो है इस तरह कोई असला भी हमें नहीं पता चल रहा, तो फिर उसके कैसे उसके मुकाबले लड़ा जाए। तो ये ज़ाहिर है ये मुश्किल काम होता है कि जिस तरह आप देखते हैं कि अंधेरे में है कोई आ रहा है तो ज़ाहिर है हमें नहीं पता चलता। तो अब ये इस हवाले से कहा गया है कि जहाद कुबरा, अब हमारा जो जहाद जो है वो शैतान और नफ्स के ख़िलाफ़ है और ये ऐसा दुश्मन है जो हमें नज़र भी नहीं आता। कई दफ़ा हमारे अंदर जो है खून में भी सराहियत कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि अब शैतान जो है कई दफ़ा उसको कुत्ते के साथ तशबीह दी जाती है कि जिस तरह कुत्ता उसको कुछ दो वो फिर भी ज़बान निकालता है, वो मांगे फिर भी ज़बान निकालता है, तो उसकी तो खसलत में ही ये चीज़ शामिल है। तो कई बुज़ुर्ग ये भी कहते हैं कि कुत्ते के पीछे पड़ जाएंगे तो वो खुद ही बंदा पागल है जो कुत्ते के पीछे पड़ गया है। तो कुत्ते की तो खसलत ही यही है। तो उसको हम जो है उससे बड़ा जो है जिसने कुत्ते को पैदा किया है आप उसकी पनाह मांगें, वही आपको बचा सकता है। कुत्ते से डायरेक्ट होंगे तो आप टाइम ज़ाया करते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, वो किसने इसको बनाया है? अल्लाह ताला ने। तो कहते हैं हर वक्त जो है अल्लाह ताला की ही पनाह मांगेंगे तो फिर ही आप ये शैतान और नफ्स से बचेंगे। और कई जो है कहते हैं कि जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो अल्लाह ताला को क्या पहचान सकता है। वो यही बात है कि जब तक हम अपना मुहासबा ना करेंगे, हम जो है हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हमारी दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, अभी हम अपने आप को डिटेक्ट करेंगे ये हमारा अब अपने ख़िलाफ़ ही जहाद है।
ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप ये देखें कि बचपन से लेकर अब तक आपने ज़िंदगी गुजार कैसे दी है, कैसे गुजारी है, क्या अल्लाह ताला के बनाए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है या उसके ख़िलाफ़ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर ये देख लें कि इसका मतलब है कि शैतान जो नफ्स जो है वो तो कामयाब होता जा रहा है। तो हमने ये देखना है कि अगर अपने देखें कि जिस ज़िंदगी हम उसको इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें और अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहें, हदायत मांगते रहें, तो फिर ही हम बचेंगे। कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही जाना है। तो ज़िंदगी जो है ये कांटे हैं दोनों तरफ, तो हमने बचते बचाते जो है वो अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटना है। कुरान पाक में लिखा नहीं कि मेरे से ही आए हो और मेरी तरफ ही वापस लौटना है। तो ये जहाद से हम जो है अल्लाह ताला के करम से जो है वो लड़ते हुए, और कोई आने की ज़रूरत नहीं, कई दफ़ा हिकमत से अवॉइड करना ही ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद होता है बजाय इसके। और कहते हैं वो भी मोमन जो है वो ऐसा नहीं कि ख़ुद अपने आप को कहे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मैं ख़ुद कहता हूँ कि जी मैं चलो लड़ो मेरे साथ। ये भी उसको बेवकूफ़ी ही कहा जाता है कि अपने आप को ख़ुद जहाद के लिए पेश करना। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए अब ये कुरान, नमाज, ये अल्लाह ताला जो कहा हुआ है अमाल उसके मुताबिक करना, ये 5 अकायद। अगर आप बड़े हैं, अभी तो आप छोटे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी कलमा, नमाज, रोज़ा तो अप्लाई हो रहा है ना। और अगर आप कोई बड़े हैं तो इसका मतलब है फिर कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे ही मौजूद हैं। तो ये हमने करना है और उसके आगे फिर भी आपने बेहतरी से बेहतरी लेके आनी है, क्योंकि जिस तरह होता है दुश्मन वो भी हर वक्त तैयारी करता रहता है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता जाता है। वायरस की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं कि जी पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव स्ट्रॉन्ग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसका मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट अगर हमने आना है तो हमारी रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग ही होनी है ना। और कहा नहीं गया कि वक्त के साथ साथ फितने बढ़ गए हैं। जब फितने बढ़ गए हैं तो शैतान और नफ्स का मतलब उल्लू का पट्ठा जो है, अल्लाह मुझे माफ़ करे अब लफ्ज़ ये मुँह से निकल गया है, तो ज़ाहिर है कि ये हम इस तरीके से सख्ती करेंगे और अल्लाह ताला की पनाह मांगेंगे तो फिर ही हम बच सकते हैं। तो वो हमारी तैयारी भी फिर ज़्यादा ही हमने करनी है, फिर ही हम बचेंगे। वही तैयारी मिनिमम रखते जाएंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं, दुश्मन वक्त के साथ साथ वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहता है, तो हमने भी अपनी तैयारी रखनी है। क्या कहा गया कि मुसलमान जंग नहीं करता लेकिन जंग के लिए तैयार है। तो अब जंग के लिए तैयार हमने शैतान और नफ्स के ख़िलाफ़ ही होना है, उसके लिए तैयार। क्या हम तैयार हैं? क्या हम जो निकले हैं, हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, बाकी नमाज़ें पढ़ते हैं? क्या हम कुरान पाक तर्जमा तफसीर पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, शरह पढ़ते हैं, ये प्यारे बुज़ुर्गों की सीरत की ज़िंदगियों की किताबें पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं? क्या अल्लाह वालों के साथ हम वक्त गुजारते हैं या ऐसों के साथ वक्त गुजारते हैं जो हमें दूसरी तरफ लेकर जाते हैं? तो ये चीज़ें सारी गौर करने वाली हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये टॉपिक चैप्टर 10 फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट जो है, जो हम कर रहे थे टेक्स्ट बुक के हवाले से कवर हो गया था, अब नोट्स के हवाले से कवर करेंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाह में रखे, अपनी हदायत में रखे, इस्तकामत अदा करे, दीन पे ही हमारी ज़िंदगी और दीन पे ही हमारा ख़ात्मा हो। अस्सलाम वालेकुम। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। टॉपिक आगे हम अब नोट्स के हवाले से कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ही हमारे रह गए हैं जो इसको इस लेक्चर में कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर MCQ कवर करके ये हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग, ठीक है। अब नोड जो यूनिक नोड जो हैं उसमें कोशिश की गई है और कोशिश की भी जानी चाहिए कि नोड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें हर तरह के स्टूडेंट, जो बिलो एवरेज, एवरेज और अच्छे स्टूडेंट, उनके लिए इस नोड से हमें इंफॉर्मेशन मिले। अब यही वो फिर वो कहा जाता है ना, हर बात में अल्लाह रसूल का टॉपिक होता है कि कुरान पाक क्योंकि अल्लाह ताला की किताब है, तो जब भी आप पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपको इल्म ही इल्म मिलता रहता है। ये नहीं क्योंकि अल्लाह ताला की किताब है, ये नहीं कि एक दफ़ा पढ़ ली तो मुझे पूरा इल्म मिल गया। तो ये अब दुनियावी किताबें हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं तो जो लाइनें लिखी होती हैं नॉर्मली उसका वही मतलब होता है। लेकिन अब हमने टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक वेब ब्राउजिंग पढ़ा, तो नोट्स में आकर ये इस टॉपिक के साथ ही हमारे पास एक और हेडिंग आ गई, वेब सर्फिंग। सर्फिंग जिस तरीके से हम स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, सी सर्फिंग, इसका मतलब है हम फ्लोट कर रहे होते हैं, हमें उसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरीके से वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मली आप डेफिनेटली आप कोई ना कोई वेबसाइट आप लिखें, कोई फ़ाइल है जो किसी हार्ड डिस्क पे किसी फोल्डर में पड़ी हुई है,
लेकिन हम तो नहीं ये बता सकते ना कि वो दुनिया में कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये वेबसाइट या फ़ाइल पड़ी हुई है, कौन सा फ़ोल्डर है जिसमें ये फ़ाइल पड़ी हुई है, हमें तो नहीं पता। वो अब ये इंटरनेट सर्विस के ज़रिए जो है वो फ़ाइल ओपन की जा रही है, पता नहीं कहाँ से ओपन हो रही है। तो इसलिए फिर यहाँ पे इसको टर्म को वेब ब्राउजिंग या वेब सर्फिंग कहा जाता है। सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको वेब ब्राउजिंग कहा जाता है। आप वर्ल्ड वाइड वेब पे इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, इस टॉपिक को वेब ब्राउजिंग कहा जाता है। एक प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली आपको कोई सॉफ्टवेयर को टूल यूज़ करना पड़ता है। ए सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च एंड व्यू वेब पेजेस इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र। इसके लिए आप वेब पेजेस को आपने देखना है, सर्च करना है, इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। उस सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप गूगल क्रोम की बात आप करते हैं, मोज़िला की बात करते हैं, अब आप एज की बात करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए आप ये जो है इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। थाउजेंड्स, और फिर इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो और भी सपोज़ वेब ब्राउज़र्स के कोई नाम, तो आपको एक दो नाम पता होने चाहिए, वो इसके साथ अटैच कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस आर अवेलेबल ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। ये हज़ारों की तादाद में वेब पेजेस, लाखों की तादाद में वेब पेजेस मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड पे वेब पे, जो मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक है वो है URL। हम चैप्टर में या पूरे सिलेबस में या इन जनरल लाइफ की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास यूनिकनेस जो है वो हमें रिक्वायर ही होती है, ताकि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को अप्रोच करना चाहें, किसी टॉपिक को, किसी पर्सन को, किसी डाटा को अप्रोच करना चाहें तो एग्जैक्टली हम उस डाटा तक पहुंच सकें। जिस तरीके से आप गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, घर का एड्रेस की बात आप करते हैं तो आपके घर का एड्रेस जो है किसी और के घर के एड्रेस से डिफरेंट ही है, ताकि जो है आपने किसी घर को अप्रोच करना है तो उसका एड्रेस डिफरेंट होगा तो हम एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंच सकेंगे ना। तो इसलिए हर टॉपिक के अंदर यूनिफॉर्मिटी, यूनिकनेस जो है वो रिक्वायर होती है। यहीं से अगर इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, रिसोर्स का मतलब है हमारे पास टॉपिक या इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास कोई एक सेपरेट वे होना चाहिए जिससे अपनी रिसोर्स तक जो है हम यूनिकली पहुंच सकें। कोई मेथड, उस मेथड को फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और रिसोर्स का मतलब जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो फाइनली तो जब हम डाटा या इन्फॉर्मेशन की बात ही कर रहे होंगे ना, तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन या डाटा तक हम सेपरेटली यूनिकली पहुंच सकें। तो वो जो मेथड है जिससे हम ये बताएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है तो उसको URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। ईच वेब पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस। जो भी वेब पेज है उसका एक सेपरेट एड्रेस होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहा जाता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट, वेब पेज, आप उसको एक्सेस अप्रोच करना चाहते हैं ऑन द इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब, यू विल हैव टू स्पेसिफाई दी URL। आपको URL जो है उस रिक्वायर्ड पेज का, वेबसाइट का प्रोवाइड करना पड़ता है इन दी वेब ब्राउज़र। अब या तो वही जो हमने एड्रेसिंग स्कीम पढ़ा था उसकी मदद से या तो आप कोई IP एड्रेस प्रोवाइड करें या फिर आप डोमेन नेम की जगह कोई उसका नाम जो है टेक्स्ट फॉर्म में उसका नाम प्रोवाइड करें। दी जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहली 4 लाइनें करेंगे तो ये URL का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। अब स्टूडेंट ये जो चैप्टर 10 है इसके वाले से मैं एक मेन बात आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि अब जो है स्मार्ट सिलेबस के वाले से ये हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्मार्ट सिलेबस के वाले से इस तरह भी हो सकता है कि जो चैप्टर जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियसली आते थे, अब मे भी हो सकता है कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पहले ना आया हो तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब टॉपिक स्किप भी काफ़ी हो गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये बात भी माइंड में रखें, अगर कोई आपके पास कोई मार्किंग स्कीम आती है तो उसका नॉलेज ज़रूर आप गेट कर लें, लेकिन 100% जो है उस मार्किंग स्कीम पर आप नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो है वो 100% एक्यूरेट कभी नहीं होती। कभी आप प्रीवियस क्लासेस जो आपने पढ़ी हैं या आपके पास नॉलेज मौजूद है कि बोर्ड के पेपर में
फाइनल पेपर में कई दफ़ा ऐसे हो जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन टॉपिक स्टाइल आ जाता है कि जिस स्टाइल का हमें पहले नहीं पता होता, उसके अकॉर्डिंगली कोई टॉपिक जो अवेलेबल इम्पोर्टेंट में नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था, वहाँ से आ गया, एक्सरसाइज में आना था, बुक के अंदर से आ गया, कुछ भी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो मार्किंग स्कीम जो है उसको ज़रूर ज़ाहिर है जेन में तो रखें, लेकिन उस पर स्टक नहीं होना, कंप्लीट टॉपिक ही करने हैं। अब तो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से टॉपिक भी काफ़ी कम हो चुके हुए हैं, तो आप जो टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आपने तवज्जो ही रखनी है। तो अब ये चैप्टर 10 के अंदर एड्रेसिंग स्कीम, ये बात मैं बता रहा हूँ, इसको भी माइंड में रखें कि चैप्टर 10 के अंदर एड्रेसिंग स्कीम जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी ज़रा माइंड में रखें कि एड्रेसिंग स्कीम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो एड्रेसिंग स्कीम को शॉर्ट क्वेश्चन की तरह तो हमने प्रिपेयर करना ही करना है, लेकिन इसको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी प्रिपेयर रखें, ठीक है। इस बात को ज़रा माइंड में रखें, क्योंकि अगर ये है कि जी चैप्टर 10 में से कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है नहीं आया, लेकिन ये हो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में अब चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने यूआरएल से रिलेटेड पढ़ना है वो जनरल फॉर्म ऑफ द यूआरएल, ठीक है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये जो जनरल फॉर्म जो है ये लिखने का स्टाइल होता है कि ये आपने जो यूआरएल प्रोवाइड करना है तो आपने किस स्टाइल में, किस फॉर्म में आपने यूआरएल प्रोवाइड करना है। द जनरल फॉर्म ऑफ द यूआरएल इज़ एज फॉलोज। ये क्या है, ये टाइप का वर्ड नहीं लिखना है, इसकी जगह हमने कोई ना कोई टाइप लिखनी है सर्वर्स की। :// ये सेपरेटर का काम कर रहा है। एड्रेस, अब आप यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख दें या हमारे पास वो डोमेन आप लिख दें, ठीक है, वो लिखेंगे डीएनएस, या फिर आगे पाथ और मज़ीद आगे कि उसके जो फ़ोल्डर्स अगर मौजूद हैं, क्योंकि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कोई ना कोई फ़ाइल ही है ना, किसी न किसी फ़ोल्डर में होगी। और आपको पता है कि जब हम कोई वेबसाइट जो अब ओपन करते हैं उसमें तो लिंक्स भी तो होते हैं ना, और जब हम क्लिक करते हैं तो कोई और वेब पेज ओपन हो जाता है, तो लिंक्स जो हैं, जो मेन वेबसाइट इस फोल्डर में पड़ी हुई है, तो उसके अंदर जो उसके लिंक्स हैं उसी के मज़ीद सब फोल्डर्स के अंदर उससे एसोसिएटेड या लिंक फाइल्स पड़ी हुई हैं उसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स में। तो ये पाथ की बात की जा रही है। अब इसे क्या है, इसमें अगर डिटेल क्या है, द टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द सर्वर ऑन विच द पेज इज़ होस्टेड। टाइप में आप सर्वर की टाइप बताएंगे कि जहाँ पे वेब पेज वेबसाइट जो है वो मौजूद है। एड्रेस स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द सर्वर, और पाथ स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द वेब पेज ऑन सर्वर डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं एग्जाम्पल, जिस तरीके से अब यहाँ पे उसने कर दिया कि ये कंप्लीट एग्जाम्पल बताई। HTTP ये सर्वर की टाइप है, टाइप की जगह आपने HTTP लिखा, फिर एड्रेस की जगह आपने DNS इस्तेमाल किया, IP एड्रेस इस्तेमाल नहीं किया, worldwideweb.yahoo.com। और फिर क्योंकि yahoo.com बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उसके अंदर मुख्तलिफ लिंक्स हैं। अब वो लिंक्स जो हैं वो आगे सर्विसेज उसका लिंक है, और उधर से फिर आप ये फाइल का नाम जो है वो एक्सेस कर रहे हैं index.html। तो इस तरीके से आप ये बताते हैं कि जी ये अब शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जनरल फॉर्मेट ऑफ द यूआरएल। ये आप इस लाइन से शुरू करेंगे जनरल फॉर्म से और ये आखिर तक करेंगे, तो ये इसमें टॉपिक में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, एक यूआरएल का शॉर्ट क्वेश्चन और फिर यूआरएल का जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मेट। HTTP जो है स्टैंड फॉर क्या बनेगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। Yahoo indicates the name of the website. Com indicates the type of the website. Services indicates the subdirectory. / indicates the start of a subdirectory, ठीक है, सब फोल्डर। index.html indicates the name of the specific page of website, और फिर ये हम ये वेबसाइट का जो मेन पेज जो है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इस नोट्स में आपको ये यूआरएल की जो जनरल फॉर्म है वो भी आपको डिटेल में बताई गई। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यूआरएल और जनरल फॉर्म ऑफ द यूआरएल। उसके बाद सर्च इंजन का टॉपिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 लाइनें जो अभी आपको नज़र आ रही हैं इतनी ही काफ़ी होंगी। ए वेबसाइट दैट यूजेस पावरफुल डाटा सर्चिंग टेक्निक्स टू हेल्प द यूज़र लोकेट वेबसाइट्स कंटेनिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंटेंट्स और इंफॉर्मेशन।
हमारे पास वेबसाइट ही है जिसके ज़रिए से, जिसकी मदद से, जिसको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट आप डाटा सर्चिंग टेक्निक्स बैकग्राउंड में इस्तेमाल हो रही होती हैं, वर्क कर रही होती हैं, जिसकी मदद से यूज़र जो है डिफरेंट वेबसाइट्स को लोकेट कर रहा है जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसको सर्च इंजन कहा जाता है। इंटरनेट जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। ए लार्ज नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स आर अवेलेबल। सर्च इंजन के लिए पहली 3 लाइनें हमारे लिए काफ़ी होंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूज़र टू रिमेंबर ऑल दिस वेबसाइट्स। ये मुमकिन ही नहीं है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके हमें नाम पता हों, तो इसलिए फिर यूज़र कैन सर्च डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन की मदद से यूज़र जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करता है। देयर आर नंबर ऑफ़ सर्च इंजन जैसे google.com, ask.com, altavista.com, और ये यहाँ पे सर्च इंजन का शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के बाद ये 4 सर्च इंजन के नाम भी माइंड में रखेंगे कि स्टार्ट में जो है ये 4 सर्च इंजन के नाम जो हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं। Millions of people use search engines to find information on various topics. Search engine maintains a list of billions of web pages containing information on different topics. Search engine asks you to enter some keywords. कुछ specific words आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं about the data information जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। Keyword is word, a set of word that is used to search a topic. On the basis of जो भी आपने words प्रोवाइड किए होते हैं, search engine navigates the list of web pages it maintains and finally displays the links of the web page containing required information. इसमें कुछ brief information बताई होती है कि ये जो वेबसाइट है इसमें मेनली कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो हमें जो टॉपिक है और जिस लिंक में जो टॉपिक से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन हम समझते हैं मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन 2-3 लाइनों में लिखी होती है, फिर उससे रिलेटेड हम लिंक पे क्लिक कर देते हैं। फिर ईमेल का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ईमेल ये आप चैप्टर 2 से भी कर चुके हुए हैं। तो ईमेल स्टैंड फॉर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेज और फाइल यूजिंग इंटरनेट। मैसेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक, साउंड, वीडियोज़ और सिंपल टेक्स्ट। ईमेल सेंडर, रेसिपिएंट वो कहीं पे भी हो सकता है। ये ईमेल इज़ ए फर्स्ट रियली पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन। ये हमारे पास ईमेल का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर इसके कुछ एडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं कि ईमेल जो है अब दुनिया में कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है यूज़र वो ईमेल रिसीव कर सकता है। ईमेल नॉर्मली सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में ही कंट्री में या दुनिया में कहीं पर भी भेजी या रिसीव की जा सकती है। इट लीव्स अ रिटन रिकॉर्ड। यू कैन कीप कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेज यू सेंड एंड रिसीव फॉर योर रिकॉर्ड। और ये डेफिनेटली जो भी हम ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं कि ईमेल जो आपने जो रिसीव हुई है उसका अलग एरिया है, जो आपने सेंड कर दी हैं, इनबॉक्स वगैरह आता है, सेंड आइटम्स आता है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमने ईमेल सेंड कौन सी की है, रिसीव कौन सी की है। तो ये भी हम मेंटेन हमारे पास हमारे अकाउंट के अंदर ही मौजूद होती है। और एक मैसेज जो ईमेल जो है एक से ज़्यादा यूज़र्स को ईमेल जो है वो किया जा सकता है। पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट या किसी तरह की फ़ाइल्स भी आप मैसेज के साथ सेंड अटैच कर सकते हैं। ईमेल कैसे सेंड, हाउ ईमेल इज़ सेंड, इसके लिए हमें डेफिनेटली हमारे पास कोई ईमेल एड्रेस अकाउंट होना चाहिए। टू क्रिएट, सेंड एंड रिसीव ईमेल यू नीड ईमेल प्रोग्राम। इसको ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। वन यू सेंड अ मैसेज योर कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स टू योर ईमेल सर्वर, और फिर एक कॉपी ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ योर ईमेल मैसेज। ईमेल सर्वर क्या है जी? ये होस्ट कंप्यूटर है जो इंटरनेट पे जो आपकी सारी ईमेल अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है ट्रैक आउट कर रहा होता है। ये एड्रेस सर्वर चेक करता है और फिर वो जो रिसीवर जो है उसकी ईमेल या तो रिसीव करता है या सेंड करता है। वंस ही रिसीविंग ईमेल सर्वर रिसीव द रेसिपिएंट इज एबल टू गेट द मैसेज व्हेन, जब आप, क्योंकि मैसेज जो है कहाँ पे सेव होता है? सर्वर पे ईमेल। जब आप कांटेक्ट करते हैं अपने ईमेल सर्वर से तो आप अपने मैसेज गेट कर सकते हैं। ईमेल कैसे सेंड किया जाता है? तो इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अटैचमेंट जो एक पावरफुल फीचर है ईमेल का, जिसकी मदद से किसी भी तरह की फ़ाइल जो है अटैच आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्रोटोकॉल है। ये टॉपिक तो नॉर्मली हाउ ईमेल सेंड के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। अदरवाइज़ जो है ये जो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये अटैचमेंट का टॉपिक जो है वो तो मौजूद नहीं है अब स्मार्ट सिलेबस में।
लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में कि जी ईमेल सेंड कैसे की जाती है उसके वाले से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए ये ईमेल एड्रेस रिक्वायर होता है। टू सेंड और रिसीव एन ईमेल यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट ऑन योर ईमेल सर्वर। ये ईमेल एड्रेस का शॉर्ट क्वेश्चन, एवरी ईमेल अकाउंट हैज़ ए यूनिक एड्रेस। यू रिसीव ऑल इनकमिंग ईमेल्स ऑन दिस अकाउंट एड्रेस, और सेंड आप कर सकते हैं किसी भी यूज़र का ईमेल एड्रेस बताते हुए ईमेल आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये हमारे पास ईमेल एड्रेस का शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर अब जो है ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से हो सकता है। यूज़र नेम एट DNS एड्रेस, ये आप लिखेंगे इसका जनरल फॉर्म लिखने का, यूज़र नेम एट DNS एड्रेस, फॉर एग्जांपल parkrik@hotmail.com, gsm@yahoo.com, info@ptcl.com। इसमें जो एग्जांपल parkrik, GSM और info जो है ये यूज़र के नाम इसकी एग्जांपल्स हैं। और सेकंड पार्ट में आफ्टर ऐड सिंबल जो है ये DNS एड्रेस बता रहे हैं। इन दो पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है ऐड एड्रेस के साथ। तो ये MCQs के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन दो पार्ट्स को सेपरेट किससे करते हैं, @ साइन के साथ। फिर आखिरी हमारे एक दो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। न्यूज़ ग्रुप इज़ अ डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल एक्सचेंज आइडियाज़, ओपिनियंस एंड व्यूज़। These are discussion groups on the internet, not on the web, which is only one area of the internet. News groups are classified by subject, different topics हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ ग्रुप की बात करते हैं तो हम सिर्फ जर्नलिज़म की न्यूज़ की ही बात करेंगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जा सकती है। डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है इस ग्रुप को। हेल्थ, हॉबीज, सेलिब्रिटीज़ एंड कल्चरल इवेंट्स कुड बी सब्जेक्ट ऑफ मैनी न्यूज़ ग्रुप। ये यहाँ तक करेंगे तो ये न्यूज़ ग्रुप तक कर लेंगे तो न्यूज़ ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पार्टिसिपेंट्स इन अ न्यूज़ ग्रुप परफॉर्म डिस्कशन बाय सेंडिंग मैसेजेस because you have to time to think of what to write, and the discussion in your group tend to be of more serious nature। ज़ाहिर है ये नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई ज़ाहिर है सीरियस टॉपिक से डिस्कस किए जा रहे होते हैं, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर है कुछ आपको लिखना पड़ता है, सोचेंगे कुछ लिखेंगे तो फिर सेंड रिसीव करेंगे। सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली आर्टिकल्स, डिटेल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस न्यूज़ सर्वर सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू गेट आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़ सर्वर। न्यूज़ सर्वर क्या है, एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन। इज़ अ मेन कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर दैट एक्सचेंज डिटेल इन्फॉर्मेशन विद अदर सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। आखिरी पैराग्राफ जो इस हम टॉपिक का देख रहे हैं ये न्यूज़ सर्वर का शॉर्ट क्वेश्चन है, और NNTP का भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब ये जो सर्वर जो हैं, होस्ट कंप्यूटर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इनके लिए इनके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर ये कम्युनिकेट कर सकेंगे। यूज़र को आप आर्टिकल व्यू करने के लिए, देखने के लिए, जो सेंड करने के लिए न्यूज़ ग्रुप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।